हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का उत्कर्ष के शानदार और लाजवाब सेशन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ मस्त मजे में होंगे। तो स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का उत्कर्ष के शानदार और लाजवाब सेशन में। 5 बजे अपना शानदार सेशन जो है उसका समय हो चुका है, जो आपके समर्पण सीरीज 2.0। तो सभी मित्र, उम्मीद करूंगा कि एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करेंगे बढ़िया से, और आने वाले एग्जाम को इस बार जो है उसकी औकात आप लोग जो है दिखाएंगे कि कम अंक हमें हताश होने के लिए नहीं बल्कि भविष्य में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कभी भी मान लो असफलता मिलती है तो निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि असफलता में ही कहीं ना कहीं सफलता छुपी होती है। कड़ी मेहनत कभी भी आपकी जाया नहीं जाएगी। ये रिकॉर्ड है विद्या की देवी माँ शारदा का कि वो कभी भी अब कर्ज उधार नहीं रखती खुद पर। तो आज नहीं तो कल निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ऐसी कामना के साथ में पहला क्वेश्चन आज का ये रहा भाई। बता दो, देखे जल्दी से। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे भाई? हालांकि वैसे राष्ट्रपति की कोई पार्टी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आप सभी को ज्ञात हो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है यह प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हुए थे भाई। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन हुए थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और पहले राष्ट्रपति है जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई थी। पद पर रहते मृत्यु होने वाले प्रथम राष्ट्रपति भाई। 1967 से 1969 ईस्वी, 1969 ईस्वी में जब पद पर रहते मृत्यु हुई तो पहली बार ऐसा हुआ कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को बनाया गया था, क्योंकि उपराष्ट्रपति इस समय खुद राष्ट्रपति के इलेक्शन में आ गए थे। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह एम हिदायतुल्लाह को एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है जिनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। दूसरा, ज्ञानी जेल सिंह, प्रथम सिख राष्ट्रपति 1982 से लेकर के 1987 ईस्वी। इनके समय 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। और नीलम संजीव रेड्डी यहां आपका राइट आंसर होगा। और नीलम संजीव रेड्डी आपको यह ज्ञात हो भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति है भाई। निर्विरोध राष्ट्रपति। हालांकि पहले वीवी गिरी के सामने ये चुनाव हार गए थे, ध्यान रखो आप लोग। कौन? नीलम संजीव रेड्डी जी। और फिर इनको निर्विरोध बना दिया गया था। और वीवी गिरी दूसरे चरण की मतगणना में जीतने वाले, दूसरे चरण की मतगणना में जीतने वाले, चरण की मतगणना में जीतने वाले। ओके, तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? नीलम संजीव रेड्डी आपका। ये राष्ट्रपति को लेकर क्वेश्चन पूछे थे भाई कई बार, ध्यान रखो आप लोग ना। तो दूसरे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई थी कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद भाई। दो ही राष्ट्रपति है जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई है, एक तो जाकिर हुसैन और एक फखरुद्दीन अली अहमद। अली अहमद जिनके पद पर रहते मृत्यु हो गई थी। कंप्लीट। तो ये आपका राइट आंसर हो गया यहां पर नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक सेवा के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय संगीतकार कौन थी भाई? एम.एस. सुब्बालक्ष्मी थी, जाकिर हुसैन थे, बिस्मिल्लाह खान थे, या भीमसेन जोशी जी थे? जाकिर हुसैन जो प्रसिद्ध तबला वादक हुए हैं, और सुब्बालक्ष्मी जो प्रसिद्ध एक महान संगीतकार हुई है। और आपको पता हो बिस्मिल्लाह खान, और ये बिस्मिल्लाह खान जो है सबको पता ही है शहनाई वादक हुए हैं, शहनाइयों की खसदा कह रही है ना। और अब आपको यहां पर यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि पहले कौन थी जिन्हें यह अवार्ड मिला था? तो आपका उत्तर हो जाएगा एम.एस. सुब्बालक्ष्मी भाई, ध्यान रखा आप लोग। और रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है, रमन मैग्सेसे अवार्ड कौन सा देश देता है और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो संगीत की कुल 108 श्रेणियों में दिया जाता है भाई। कितने श्रेणी में दिया जाता है रे? 108। एम्बुलेंस नहीं है, 108 श्रेणियां है ये। श्रेणियों में अवार्ड दिया जाता है। कौन सा देश देता है? अमेरिका देता है भाई। अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम.एस. सुब्बालक्ष्मी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन आ गया है भाई, ये रहा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितनी है? उच्चतम न्यायालय पूछा है 65 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष या 58 वर्ष।
तो 65 वर्ष भाई। अगर आपसे ये पूछते कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कितनी आयु है, तो क्या करते हैं आप लोग भाई? हाईकोर्ट में जो न्यायाधीश है उनकी एज कितनी है? तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की एज है 62 वर्ष। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की एज कितनी है? 62 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट वालों की, हाईकोर्ट की पहले 60 थी, बाद में बढ़ा करके 62 कर दी गई है, और सुप्रीम कोर्ट में है 65 वर्ष। अगर आपसे ये पूछे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इसमें न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, बताओ न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो आपका उत्तर होगा निर्धारित नहीं है, निर्धारित नहीं है। सुनना अच्छे से। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और यह भी याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। किस प्रणाली से करता है? कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिश पर ध्यान रखें आप लोग। कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिश पर करता है भाई, की सिफारिश पर कॉलेजियम प्रणाली, जिसका गठन कब हुआ था? 1993 ईस्वी में। टोटल मेंबर कितने होते हैं इसमें? 4+1, 4 सीनियर न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के और एक सीजीआई मुख्य न्यायाधीश, जो वर्तमान में संजीव खन्ना जी है। वर्तमान सीजीआई कौन है? संजीव खन्ना। किसका स्थान लिया है? डी.वाई. चंद्रचूड़। अच्छा क्वेश्चन है ये, डी.वाई. चंद्रचूड़ करंट जीके का। तो 65 वर्ष एज आपका यहां बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है 62 वर्ष एज कंप्लीट होने तक। बताओ नेक्स्ट देखें। निम्नलिखित में से संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क कहां स्थित है? भाई ध्यान रखो आप लोग। पश्चिम बंगाल में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, या फिर कर्नाटक में स्थित है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? हाँ, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, एक मिनट। तो पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या कर्नाटक में? तो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा भाई जय महाराष्ट्र। भाई जय महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गिर राष्ट्रीय उद्यान भाई, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। लॉयन टाइगर अभी जिंदा है भैया। और पश्चिम बंगाल आपको पता हो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन डेल्टा भी यही बनता है ना, और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी यही। सुंदरवन डेल्टा तो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, ध्यान रखो आप लोग, सबसे बड़ा डेल्टा है, ध्यान रखो। 51,300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, गंगा और हुगली के नदियों पर। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी महाराष्ट्र आपका यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन आ गया है भाई, बताओ देखे कि निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका हमारे संविधान को तैयार करने में गहरा प्रभाव देखने को मिला? तो ये तो आंखें मूंद करके करोगे तो अभी भारत सरकार अधिनियम 1935 ही करोगे आप लोग, ठीक है। द यूएस संविधान, द ब्रिटिश संविधान, द यूएन
चार्टर तो नहीं, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था। हमारे संविधान पर लगभग जो आर्टिकल है उसमें से 250 आर्टिकल जो है, अनुच्छेद 250 अनुच्छेद जो है अपन ने कहां से लिए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। और इसी अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है, दास्ता का चार्टर एक्ट, दास्ता का चार्टर एक्ट कहा है भाई, दास्ता या गुलामी का एक्ट कह दो, एक ही बात है। और इसी एक्ट के बारे में कहा है नेहरू जी ने कि यह एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक तो बहुत है लेकिन इंजन नहीं है भैया, बिना इंजन के ब्रेकों की गाड़ी बताओ कैसे चलेगी। तो और दूसरा, इसी एक्ट के तहत भारत से कौन सा देश अलग हो गया रे, इसी के तहत भारत से अलग हुआ था म्यांमार, म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था भाई। और इसी एक्ट के तहत भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना का प्रोविजन रखा गया भाई। हाँ, और कब हुई थी स्थापना, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। कहां हुई थी, कलकत्ता में। वर्तमान में मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में। कब से, 1937 ईस्वी से मुख्यालय मुंबई में है। और प्रथम गवर्नर कौन थे, सर ओसबर्न स्मिथ, ओसबर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख। और वर्तमान में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। और अगला पॉइंट कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 ईस्वी में। तो यहां आपका राइट आंसर हो गया है ए, भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी इज करेक्ट आंसर भाई। तो हमारे संविधान पर सर्वाधिक जो प्रभाव देखने को मिला है भारत शासन अधिनियम 1935 का देखने को मिला है, जो अंग्रेज भारत पर शासन करते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये रहा, बताओ देखे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सी नदी बहती है भाई। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है हाँ कहां पर है, उत्तराखंड में है। हाँ, और नदी कौन सी बहती है, तो रामगंगा नदी यहां से होकर गुजरती है भाई। कौन सी है, रामगंगा नदी। गोमती नदी, जिसके किनारे कौन सा शहर है, लखनऊ बसा हुआ है भाई। लखनऊ यूपी जो है नवाबों का शहर। और घाघरा नदी जो है, आप सभी को पता हो कि घाघरा का युद्ध भी लड़ा गया था एक। हाँ, और रामगंगा नदी आपका यहाँ पर बिल्कुल गंगा की जो सहायक नदी है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर के गुजरती है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट ये रहा, बताओ देखे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो भाई, करो विचार। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, बिल्कुल राइट बात है। अनुच्छेद 327 के तहत संसद, राज्य विधानमंडल तथा राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न करवाना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। नहीं, अनुच्छेद थोड़ा सा एंड बैंड है इसमें मामला, यानी केवल एक आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा भाई। इलेक्शन कमीशन देखो निर्वाचन आयोग जो है अपना, तो निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। और 25 जनवरी को अपन कौन सा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदान दिवस भाई। राष्ट्रीय मतदान दिवस इसीलिए मनाते हैं अपन। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। और वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार। पहले ये चुनाव आयोग जो है एक सदस्यीय आयोग हुआ करता था, वर्तमान में ये 3 सदस्य, 1 2 + 1 3 सदस्य, 2 तो सदस्य और 1 है इसके अंदर अध्यक्ष भाई। ध्यान रखो आप लोग इलेक्शन कमीशन में। तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को किस भाग में है भाग 15। और अनुच्छेद 324 से 329 में अपन को इसका प्रावधान देखने को मिलता है भाई। तो यहाँ केवल एक आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। इलेक्शन कमीशन के बारे में ध्यान रखना भाई, स्वतंत्र निकाय बिल्कुल स्वतंत्र कार्य करता है। इसके जो मेंबर, अध्यक्ष और सदस्य नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और आपको जानकारी हो कि निर्वाचन आयोग के सदस्य कौन होते हैं, सिविल सेवा परीक्षा के टॉप रैंकर्स होते हैं भाई। अगला प्रश्न, लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा किसे कहा जाता है, यानी स्वर्ण पेगोडा। म्यांमार को, चाइना को, जापान को या उत्तरी कोरिया को भाई। म्यांमार को, चाइना को, जापान को या उत्तरी कोरिया को गोल्डन पेगोडा किसे कहा जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि व्हाइट पेगोडा किसे कहते हैं,
व्हाइट पेगोडा कहते हैं जगन्नाथ मंदिर ओडिशा पुरी का जो है, रथ यात्रा जहां की प्रसिद्ध है, जगन्नाथ मंदिर पुरी ओडिशा। अगर आपसे यह पूछे कि ब्लैक पेगोडा किसे कहा जाता है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर में, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है, ओडिशा में है भाई। आपसे पूछा है कि गोल्डन पेगोडा, तो आपका उत्तर हो जाएगा म्यांमार। चाइना को क्या बोलते हैं, एशिया का मरीज, एशिया का मरीज। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तुर्की को। जापान को कहते हैं सूर्योदय का देश, सूर्योदय का देश। जबकि सूर्यास्त का देश किसे कहते हैं, ब्रिटेन को, सूर्यास्त का देश ब्रिटेन। और सूर्योदय सूर्यास्त और अर्धरात्रि को सूर्य भी पूछ लेते हैं कई बार, कहां चमकता है रे, अर्धरात्रि को सूर्य चमकता है कहां पर, नॉर्वे में, ओस्लो जिसकी राजधानी नॉर्वे। और उत्तरी कोरिया को तो भाई किम जोंग कहते हैं, और क्या कहेंगे बताओ, किम जोंग उन, जहां सबसे बड़ा तानाशाह है उत्तरी कोरिया जिसकी राजधानी कहां पर है, प्योंगयांग, और मुद्रा है वॉन। और सबसे बड़ा तानाशाह यहां का है कौन, किम जोंग उन, किम जोंग उन, भाई ध्यान रखो आप लोग। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, म्यांमार आपका यहां पर बिल्कुल एकदम टकाटक राइट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन ये देखो, आपके म्यांमार जो है ब्लैक पेगोडा पे, सॉरी गोल्डन पेगोडा, म्यांमार गोल्डन पेगोडा दिखता है बिल्कुल एकदम गोल्ड की तरह, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ देखे राइट आंसर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण और सुधार एवं वन्य जीव की सुरक्षा किससे संबंधित है, राज्य सरकार से संबंधित है, केंद्र सरकार, भारतीय नागरिकता का मौलिक अधिकार है, या राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। तो आपको सबसे पहले तो मैं बता देता हूं, 48A आ गया तो आपको सीधा सा उत्तर आना चाहिए। 36 से 51 आर्टिकल कोई भी बीच में आ गया तो आपका उत्तर होगा राज्य का नीति निर्देशक तत्व। और ये कब जोड़ा गया संविधान में, हाँ ये कब जोड़ा गया संविधान में, तो ये जोड़ा गया था इंदिरा गांधी सरकार के समय, 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के तहत भाई, 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के तहत जोड़ा गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और जो कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से। हाँ मौलिक अधिकारों, अगर 12 से 35 के बीच में कोई आर्टिकल आता है तो आपका उत्तर सीधा सा उत्तर क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार हो जाएगा भाई। कंप्लीट है रे, अरे लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो साथ साथ में, हैं बताओ देखो सभी, साथ में लिखना ही है, समझना भी है, यही सवाल मिलेंगे एग्जाम में, सुन लेना अच्छे से। एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से सोल्व करो, पूरा का पूरा दिल लगा करके, दिमाग लगा करके, पूरा का पूरा। आप क्या है, दिल कहीं और लगा रहे हो, दिमाग कहीं और लगा रहे हो, ऐसा मत करो। दिल और दिमाग का सामंजस्य बिठाओ थोड़ा सा, तब जाकर के ये मामला जो है सफर जो है तय होने वाला है, ऐसे नहीं होने वाला, ध्यान रखो आप लोग। तो अच्छे से एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से सोल्व करें यार, मजा आ जाना चाहिए सोल्व करते ही क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट ये रहा, बताओ देखे, हिंडनबर्ग रेखा निम्न में से किन देशों के मध्य स्थित है, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, जर्मन व पोलैंड के मध्य, जर्मन व फ्रांस के मध्य, रूस और फिनलैंड के मध्य। तो यह है भाई हिंडनबर्ग, जर्मन एवं पोलैंड के मध्य जो है, ठीक है, जर्मन और पोलैंड के मध्य कौन सी है भाई, हिंडनबर्ग रेखा है। जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा है भाई, रेड क्लिफ रेखा, भारत चाइना में एक मोहन जैसे है। तो यहां आपका राइट आंसर हो गया भाई बी, अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर रेखाओं के बारे में कई बार पूछ लेते हैं बच्चे। आगे बात समझ में, तो जर्मनी
जिसकी राजधानी कहां पर है, बर्लिन, और पोलैंड की कहां पर है, वार्सा। आप सभी को पता होना चाहिए, अभी नरेंद्र मोदी जाकर आए थे वार्सा, पोलैंड की राजधानी, जहां उत्तरी कोरिया बताई दिया हम, दक्षिण कोरिया की सियोल, और सियोल शांति पुरस्कार दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार है, जिससे नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। फ्रांस का भी सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार मोदी को मिल चुका है, लीजन ऑफ मेरिट। फ्रांस, पेरिस जिसकी कैपिटल है, हाँ। और रूस का भी सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार मोदी को मिल चुका है, रूस, मॉस्को। अभी ध्यान रखो, रूस का सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार व्लादिमीर पुतिन जहां के प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ देखे, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? न्याय, समानता, स्वतंत्रता, समाजवादी। बताओ देखे, आज तक प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, उनमें से एक शब्द यहां पर लिखा हुआ है, बताओ कौन सा शब्द है? ये तो गलत कर ही नहीं सकते भाई अपन, इतना इजी क्वेश्चन है ये, ध्यान रखें आप लोग, जल्दी से बता दीजिए भैया। हाँ, सभी मित्र ध्यान रखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन जो है आज तक का सबसे बड़ा संशोधन हुआ था 1976 इंदिरा गांधी सरकार के समय। इसे भारत का मिनी संविधान कहा जाता है, और इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? नंबर 1 समाजवाद, आ गया समाजवादी, ये रहा लो। दूसरा कौन सा जोड़ा था? पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष है की बात है, निरपेक्ष। और तीसरा अखंडता। ये 3 वर्ड जो है संविधान में ऐड हुए थे प्रस्तावना में 42वां संशोधन 1976 के तहत। प्रस्तावना जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने भाई, ठाकुरदास भार्गव के द्वारा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया था। और प्रस्तावना जो है ये कहां से ली गई है? तो ये ली गई है अपने संविधान में अमेरिका से भाई, और प्रस्तावना की भाषा से ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। एक सवाल कई बार पूछा गया है कि प्रस्तावना में भारत का नाम कितनी बार आता है, बताओ देखें। भारत का नाम प्रस्तावना में कितनी बार आता है? तो भारत का नाम आता है भाई 2 टाइम्स, 2 बार। हम भारत के लोग भारत को पहली ही लाइन में आ जाते हैं। और प्रस्तावना जो है किसके द्वारा रखी गई थी? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखी गई थी। संविधान सभा द्वारा स्वीकार की गई थी 22 जुलाई 1947 को, संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया था। तो समाजवादी आपका यहां पर बिल्कुल एकदम रेडी रेट राइट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव मंदिर निम्न में से किसके द्वारा बनवाया गया था? विद्याधर, धन्नादेव, विजाले या जयवर्मन? देखो आपको यहां ध्यान रखना है, खजुराहो पहले तो ये ध्यान रखो कहां पर है। खजुराहो है मध्य प्रदेश में। यहां पर जो खजुराहो के जो मंदिर है भगवान विष्णु को समर्पित है। वैसे भगवान विष्णु को इनका जो निर्माण करवाया था खजुराहो के मंदिरों को, वो करवाया था चंदेल शासकों ने भाई। चंदेल शासक था एक धंग, क्या नाम था? चंदेल शासक धंग। यहां आपको ये ध्यान रखना है, ये तो निर्माण करवाया किसने? धन्नादेव ने। ध्यान रखो आप लोग, किसने करवाया था? धन्नादेव ने। तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश में, एक एमपी का मैन महाकाल मंदिर कहां पर है? उज्जैन में। उज्जैन एमपी, महाकाल की नगरी, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है उज्जैन का महाकाल मंदिर। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो जल्दी से एक बार सभी महाकाल लिख दीजिए आप लोग, देखें। हाँ, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो धन्नादेव जी के द्वारा जो है इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। कंप्लीट है भाई। तो इसी क्वेश्चन के साथ में अपना आज का सेशन जो है उसको भी अपन कर देते हैं विराम। मिलेंगे और एक शानदार सेशन के साथ में, तब तक सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मजे में रहें और
बढ़िया तरीके से पूर्ण एनर्जी और एनर्जी के साथ में मेहनत करते रहें। समय बहुत कम है दोस्तों, लेकिन इतना कम नहीं है कि अपन खुद को साबित नहीं कर सके। इसलिए खुद को अगर साबित करना है तो पूरा जी जान लगा दो। एक बार शादी मेले त्योहार का भी पर्व चल रहा है, तो इस समय उनका आपको त्याग करना है और बढ़िया तरीके से आपको मेहनत करनी है। केवल मेहनत 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 मेहनत, तो निश्चित रूप से सफलता 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 ही मिलेगी। ओके, आज के लिए बस इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसा लगा आपको सेशन, आप लोग कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिएगा। ओके।